देव दीपावली की भव्य अलौकिक तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से काशी में 12 लाख दियों से जब सभी घाट रोशन हुए तो जगमगा रही थी काशी। इस दौरान सीएम योगी भी वहां पर मौजूद थे। कैसी तस्वीर वहां पर देखने को मिली है, आप देखिए। मनोहारी ये तस्वीरें, मन को हर लेने वाली मनमोहक तस्वीरें। आप देखिए, आसमान में जमकर आतिशबाजी की गई। इसके अलावा सभी घाटों पर 12 लाख दिए जलाए गए। काशी के सभी 85 घाटों पर ये दिए क्रमबद्ध तरीके से रखकर जलाए गए। देखिए, ये काशी है। काशी के बारे में कहा जाता है ये अविनाशी है। हम लोग अमावस्या के दिन मनुष्य अपनी दीपावली मनाता है। कार्तिक पूर्णिमा का तिथि देवताओं की दीपावली है और काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। देव दीपावली की परंपरा आज के दिन पर कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण देव दीपावली का यह कार्यक्रम न केवल काशी का बल्कि देश और दुनिया का एक स्पिरिचुअल इवेंट बन गया है। आज काशी में 2 वर्ष पहले स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में सहभागी बने थे और आज आप देख रहे होंगे काशी में लाखों दीपक जल रहे हैं और इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक, उन देशों के एम्बेसडर्स और वहाँ के अन्य राजनयिक आज इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। यानी 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत। उत्तर प्रदेश में कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि पहले दिन का सत्र पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन के निधन की वजह से शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दिया जाएगा। बाकी सत्र की कार्यवाही 29 नवंबर से शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले विधायकों को हिदायत दी गई है और कई नए बदलाव भी किए गए हैं। इस बार सदन के अंदर मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ सदन के भीतर झंडे और बैनर ले जाने पर भी इस बार पूरी तरीके से मनाही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि विधान भवन में बीएसपी का कार्यालय खत्म कर दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस विधानमंडल का दफ्तर भी हटा दिया गया है और समाजवादी पार्टी को पहले से बड़ा कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने सदन में मोबाइल फोन और बैनर पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल खड़े किए। साथ ही 3 दिनों के सत्र पर भी उन्होंने सवाल किया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन पहले दिन का सत्र पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन के निधन के कारण शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दिया जाएगा और बाकी सत्र की कार्यवाही 29 नवंबर से शुरू होगी। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मंत्रियों की बैठक लेंगे, तो वहीं राज्य मंत्रियों के साथ भी मीटिंग होगी। हमारी अपेक्षा सभी से है कि सदन में जितने दल हैं उन सभी का सहयोग चाहिए और विधानसभा सबके सहयोग से चलती है और कार्यमंत्रणा में यही बात तय हुई है कि भाई हमने जो एजेंडा रखा है समय से पूरा हो जाए, जो सदन की परंपरा रही है उसके अनुसार है और खासतौर से जो विधायी कार्य है उसमें कई बिल्स आएंगे वो भी और पूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बार विधायकों को सदन के अंदर मोबाइल फोन, झंडे, बैनर से ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 66 साल में पहली बार इन बदलाव को पिछले विधानसभा सत्र में मंजूरी दी गई थी।
हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने सदन में मोबाइल फोन और बैनर पर प्रतिबंध लगाने का सवाल उठाया। साथ ही 3 दिनों के सत्र पर भी सवाल पूछे हैं। सबसे कम चलने वाली हाउस विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। अगर आप डाटा देखें तो डाटा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे कम चली। दुखद बात है, आज गरीबी है, महंगाई है, किसान की धान की खरीद नहीं हो रही। परसेंटेज आप देख लें तो चौंक जाएंगे। इन परिस्थितियों में जब भुखमरी है, गरीबी है, महंगाई है, जुल्म हो रहे हैं, लाइन इन ऑर्डर डिस्टर्ब है, हेल्थ व्यवस्था बदहाल है, डेंगू में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, उन परिस्थितियों में इस सदन को कम से कम 15 दिन चलाना चाहिए, चर्चा हो सके और इसमें कम से कम विपक्ष अपनी बात को रख सके और सरकार को जगा सके। अमूमन कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नकाल के दौरान कैबिनेट मंत्रियों की अनुपस्थिति में राज्य मंत्रियों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इस दौरान योगी राज्य मंत्रियों को अपने विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी को सदन में सही ढंग से देने और अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करने की हिदायत दे सकते हैं। चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के कामकाज का भी हिसाब ले सकते हैं। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक लेंगे। सीएम योगी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक के बाद राज्य मंत्रियों की बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों को विधानसभा सत्र के दौरान पूरी हिदायत के साथ आने की नसीहत देंगे। यानी इस बार फिर विधानसभा सत्र की पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन इस बार सत्र के दौरान सदन के अंदर कई नए बदलाव भी देखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर मंत्री बनने की दावेदारी ठोक दी है। इस बार उन्होंने कहा कि जल्द ही वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस दौरान उनकी दोनों डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई है। हालांकि दोनों के बीच मंत्रिमंडल को लेकर क्या बात हुई, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। दरअसल आज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने ओपी राजभर के आवास का घेराव कर लिया था और इस दौरान ओपी राजभर ने अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने की उनसे, जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने 6,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिलाने का भरोसा भी दिया। और मंत्री वाली ख्वाहिश भी अभ्यर्थियों के बहाने उन्होंने बीजेपी के सामने रख दी। ओपी राजभर ने अभ्यर्थियों से कहा कि अभी मैं मंत्री नहीं बना हूं, लेकिन आपकी समस्या को मुख्यमंत्री के सामने जरूर रखूंगा। यानी राजभर ने इसी बहाने एक बार फिर मंत्री बनने की चर्चा को हवा दी है और नया दांव चल दिया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मंत्री हो भैया, अभी तो हम हैं नहीं, लेकिन शामिल जरूर हैं सरकार में, एनडीए में हम शामिल हैं। बेशक ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं है, बेशक ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द ये तस्वीर भी चौंकाने वाली है। ये राजभर के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं, बल्कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी की है, जिन्होंने नियुक्ति को लेकर ओम प्रकाश राजभर के लखनऊ स्थित आवास का घेराव किया और नियुक्ति पत्र दिलाने की मांग की। इस दौरान राजभर ने कहा वो भले ही एनडीए में है, लेकिन फिलहाल मंत्री नहीं है। पहले तो आप सब लोग 69,000 वाले संगठित हो या 68,500 वाले संगठित हो, एकजुट बैठ करके हमको समझाओ। आप नहीं जा सकते हो, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर के उनको हम समझा लेंगे कि देखिए साहब ये गलती हुई है। इस बात को लेकर अभी मैं बैठा था माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, मैं गया था, अभी इसी बात को लेकर के मैं चर्चा कर रहा था कि ये स्थितियाँ पैदा होंगी, इसका निराकरण आप लोग मंत्री हो भैया, अभी तो हम हैं नहीं, लेकिन शामिल जरूर हैं सरकार में, एनडीए में हम शामिल हैं। तो आपकी भावना को लेके ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा विधानसभा के अंदर कौन बोलता है, बोलो? है कोई नेता? राजभर की कोशिश योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की है, जिसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पद दिलाने की मांग ने एक बार फिर उनके मंत्री पद की मांग को मुद्दा बना दिया है। इस बीच उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मुलाकात की, लेकिन दोनों के बीच क्या बात हुई, अभी इस पर सस्पेंस बना है। कौन कौन नेताओं से आप मिले, सुबह क्या मुलाकात का मकसद? मकसद तो हम समस्या को लेकर, अब यहाँ कोई आता है उनकी समस्या कौन हल करेगा? सर जो मंत्री हैं उन्हीं लोगों से ना। तो मैं माननीय ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ गया था, एक हमारे पार्टी के नेता हैं, उनकी समस्या थी, वहाँ चला गया था।
हमारे बंजारा समाज के लोग थे, उनकी समस्या थी, तो उनको लेकर के अभी डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य जी से मिल के आ रहे हैं। ये सवाल इस रेफरेंस में था, क्या अमित शाह जी से कोई बात हुई है, ये मैं जानना चाह रहा था मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। नहीं, उस विस्तार को लेकर हम नहीं। 30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव है, तेलंगाना के चुनाव के बाद वो खुद बुलाएंगे और बैठ के बात होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा फिर से जोर पकड़ चुकी है। ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों की लिस्ट में राजभर सबसे ऊपर है और जिस तरह से वो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में मंत्री बनने का इंतजार फिर परवान चढ़ने लगा है। हमारी प्रकाश जी से प्रतिदिन भेंट होती है, हमारे अच्छे मित्र हैं और चूंकि इस प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए कैसे क्या करना है हम उससे राय लेते हैं, वो भी मुझे बताते हैं, मैं भी उन्हें कुछ बताता हूं और मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। लगातार वो मंत्री बनने की खुद बयान देते हैं। ये एक प्रक्रियात्मक विषय है, इसका कोई अलग से नहीं है। वो हमारे मित्र हैं, ये तय है, उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या 30 नवंबर के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है? क्योंकि पहले आशंका ये जताई जा रही थी कि दिवाली के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और राजभर को दिवाली का तोहफा मिलने वाला है। लेकिन जिस तरह इंतजार की घड़ी लंबी हो रही है, राजभर की टेंशन भी बढ़ने लगी है। खैर, दावे वादों के बीच एक बार फिर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग ने राजभर के सपनों में जान फूंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्पीकर के लाउड साउंड को डाउन किया जा रहा है क्योंकि आदेश सीएम योगी का आया है और मुख्यमंत्री योगी ने 1 महीने तक यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का आदेश दिया है, जिसके बाद से यूपी पुलिस अब एक्शन में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आज शहर शहर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए। यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में आज 61,399 लाउड स्पीकर चेक किए और इस दौरान 7,288 लाउड स्पीकर की आवाज कम करवाई। तो वहीं 3,238 लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर यूपी पुलिस की ओर से नोटिस भी जारी किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लाउड स्पीकर की शामत आ चुकी है। एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज डाउन हो रही है। एक बार फिर मंदिर मस्जिदों से तेज आवाज आने पर पाबंदी लग चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उस आवाज को खामोश किया जाए जो धार्मिक स्थलों से मना करने के बाद भी आ रही है। सीएम योगी ने कहा, धार्मिक स्थलों से तेज आवाज स्वीकार्य नहीं, ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाई जाए, कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाए। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उस अभियान को धार दी जा रही है जिससे अब धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे और कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन होगा। यूपी में सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों पर लगे हुए अवैध लाउड स्पीकर्स के खिलाफ 1 महीने का अभियान चलाया जा रहा है। 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। इसके तहत आज सुबह 5 बजे से 7 बजे तक सीनियर अफसरों की निगरानी में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से आज अवैध रूप से लगे हुए 3,238 लाउड स्पीकर्स को उतरवाया गया। सीएम योगी के निर्देश पर इससे पहले भी लाउड स्पीकर हटाए गए थे, लेकिन सख्त मनाही के बाद भी मंदिरों के मीनारों से, मस्जिदों के गुंबदों से आवाज आने लगी और जब ये आवाज सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। इसके बाद सुबह सुबह पुलिस भी एक्शन में नजर आई। लाउड स्पीकर के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर उतारे गए। आज यूपी में 61,399 लाउड स्पीकर चेक किए गए। 7,288 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई। 3,238 लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों को नोटिस भी दिया गया। हालांकि सीएम योगी के इस फैसले पर सियासी सुर भी सामने आए तो समर्थन भी हुआ, क्योंकि सीएम योगी ने यूपी को लाउड स्पीकर मुक्त करने का फैसला कर लिया है और तय हो गया है कि मजहब के नाम पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई शक या संदेह हो तो वो योगी सरकार के ताजा फरमान को देख, पढ़ और सुन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देश में एक बार फिर नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि CAA का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। इससे पहले आपको दिखाते हैं अक्षरा की सियासत में एंट्री। जी हां, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अब राजनीति के अखाड़े में उतर चुकी हैं, क्योंकि अब वो राजनीति के मैदान में उतर चुकी हैं और आज ही उन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का दामन भी थाम लिया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्षरा सिंह ने साफ साफ शब्दों में सवाल किया गया कि क्या वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस पर ना तो अक्षरा ने इनकार किया और ना ही इकरार किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर राजनीति को लेकर, देश को लेकर अक्षरा की सोच क्या है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह की राजनीति में एंट्री हो गई है। वो बिहार में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से जुड़ गई है। भोजपुरी फिल्मों में उनका जलवा रहा है और अब वो राजनीति में भी खुद को साबित करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। पिछले दिनों वो प्रशांत किशोर से मिली थी, जिसके बाद उनकी राजनीति में आने की अटकलें भी थी और अब तो उस पर मुहर भी लग गई है। नेत्री से नेत्री बनने वाली अक्षरा सिंह को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों को अक्षरा सिंह की तरफ से प्रणाम। राजनीति में आने का क्यों सोचा आपने? सोचा नहीं, आई थिंक ये पीक टाइम है। मुझे ऑफर आया और मैं एक पार्टी से नहीं जुड़ रही हूँ, मैं एक तरीके से कह सकते हैं अभियान से जुड़ रही हूँ। एक यात्रा से आप जुड़ रही हैं। एक यात्रा से जुड़ रही हूँ जहाँ बिहार शिक्षित बिहार नजर आ रहा है, मुझे अभी से नजर आ रहा है। सो वो एक अभियान से जुड़ रही हूँ जहाँ गांधी जी की विचारधारा को लेकर चलने की बात है। तो बिहार की बेटी हूँ और ऐसा शुरू से माना गया है कि एक घर को सजाती है, लड़कों से ज्यादा अगर लेकर कोई चलती है तो वो बेटी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिहार मेरा घर है और एक बेटी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं बिहार को सजाऊं। अक्षरा का कहना है कि राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए। यूथ को आने की जरूरत है। हम वो पिछड़े सोच से निकलें तो ज्यादा बेहतर होगा, जहां हम सोचते थे कि नहीं यार थोड़ा उम्र दराज हो जाए तो पॉलिटिक्स में आए। मेरा ऐसा मानना है जब यूथ जुड़ेगी, जब यूथ सामने आएंगे तो हमारा देश, हमारा जो रहन सहन है, जो बिहार है वो बदले। अक्षरा सिंह भोजपुरी की सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। 2011 में फिल्म करियर की शुरुआत की। प्राण जाए पर वचन न जाए से उनका डेब्यू हुआ। अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। माता पिता भी भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। अक्षरा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। अक्षरा सिंह सामाजिक सेवा में भी योगदान देती हैं। राजनीति में उनसे पहले कई भोजपुरी स्टार्स आ चुके हैं, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ भी शामिल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति में अक्षरा क्या कमाल दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है।